स्टीफेंस लॉ इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज़ टू द पावर 4। अब इस क्लास में देखेंगे c/5 इज इक्वल्स टू f-32/9 इज इक्वल्स टू k माइनस 273/5। दिस इज व्हाट हम लोग टेम्परेचर को बदल सकते हैं एक दूसरे में। अब देखो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, कोई भी हम लोग जैसे हम लोग इसको गर्म किए हैं तो इसका डायमेंशंस में चेंज होना गर्म होने के कारण इज थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन होता है थर्मल एक्सपेंशन में। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज डेल एल अपॉन एल। हाँ, अब ये इसको अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब एरिया में कितना चेंज है, तो ये डेल ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू बी। बीटा is here the coefficient of superficial expansion. Here alpha is called coefficient of linear expansion. The same thing is with this also. Del v upon v naught is equals to y del t. Del t here temperature में चेंज है ये, और इसका भी फॉर्मूला। अब देखो ये जो अल्फा बीटा और गामा हम लोग कैसे रिलेट किया, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2। बीटा हम लोग को मालूम है, बीटा इज सुपरफिशियल कॉफिशिएंट मतलब एरिया का कॉफिशिएंट, इसलिए नीचे 2 लगा है। वाई क्यूब का कॉफिशिएंट है, क्यूबिकल एक्सपेंशन है, इसलिए यहाँ पे 3 लगाया। देखो लिक्विड में एक्सपेंशन ऐसे होगा, वो उतना नहीं है। और ये देखो जब हम लोग 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का टेम्परेचर होता है 0 से 4 के बीच में, वाटर वैसे तो सारी चीज़ें क्या होती हैं क्या करती हैं, रिलैक्स करती है ना। अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा कि सिमटेगा, पर वाटर यही एक एनामलस बिहेवियर शो करती है कि वो 0 से लेके 4 डिग्री के बीच में, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ अभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसका वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस में नीचे गिरेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या ये रिलैक्स करना चालू करेगा, यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये, ठीक। और यही चीज़ यहाँ पे भी है। अब हम लोग ये देख रहे हैं वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही हाँ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, और डेंसिटी डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। देखो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किस में हो सकता है, एरर इन स्केल रीडिंग। ये क्या है, ये हम लोग की ट्रू रीडिंग है स्केल की, ये हम लोग की जो एरर होने के बाद की रीडिंग है। और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टी, अल्फा इज दी लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। और अगर हम लोग इसका देगा कि हम लोग को परसेंटेज एरर निकालना है तो ऐसे इंटू 100 कर देंगे। और वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड पेंडुलम में भी हम लोग का क्या आता है, इसमें एप्लीकेशन लिख सकते हैं। पेंडुलम क्लॉक के लिए टी इज दी टाइम, मतलब चेंज हो गया है, जब जो टाइम चेंज हो गया है वो ये वाला टाइम है। जो टाइम पहले था इनिशियल एकदम ट्रू टाइम ये है, प्लस 1/2 अल्फा डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। ऑल्सो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज गिवन बाय फ्रैक्शनल चेंज, अब ऐसे देते हैं टी माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट इज गोज टू हाफ अल्फा डेल टी। हाँ, टाइम इंटरवल भी अगर चेंज हुआ है तो टाइम लॉस्ट या फिर टाइम गेन्ड, ये इसको अपॉन मत समझना, टाइम लॉस्ट या फिर टाइम गेन इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल टी इंटू टाइम इंटरवल जितना बता रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्लॉक टाइम को लूज करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्लॉक टाइम को गेन करेगा। कैसे, जैसे मान लो हम लोग का पेंडुलम नॉर्मल पेंडुलम है, टेम्परेचर बढ़ेगा ये एक्सपैंड होगा मतलब लंबा हो जाएगा तो इसका टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, ठीक। अगर टेम्परेचर कम हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका टाइम पीरियड भी छोटा हो जाएगा। देखो जो थर्मल स्ट्रेस होता है जो रॉड के बीच में, वो क्या होगा, मतलब चेंज होगा, ठीक है ना। पूरा इसको रीड कर लो जल्दी जल्दी से। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई इज द यंग मॉड्यूलस हियर अल्फा डेल टी। हाँ, और ये स्ट्रेस का फॉर्मूला ये है। कैलोरीमीट्री क्या होती है, कैलोरीमीट्री एक मेजरमेंट होता है, बाद में बताएंगे। इंटरनल एनर्जी देख लो, हीट देख लो। हाँ, हीट जो हाई से लो जाएगा वही। कैलोरी क्या होती है, 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी प्रेशर लगता है, हाँ अमाउंट ऑफ हीट लगता है, उसको बोलते हैं अपन 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। 4 जूल भी बोल सकते हैं हम लोग, 4 जूल भी बोल सकते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट।
अब देखो मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूसेस इन सेम टेम्परेचर चेंज, अगर मान लो एच बी हम लोग का जो चेंज है हीट है वो वर्क डन के बराबर है ना, मतलब दोनों की वैल्यू भी इक्वल है, तो फिर डब्ल्यू इक्वल टू जे एच, जे यहाँ पे यूनिट डायमेंशनलेस है और ये जे की वैल्यू क्या 4.2 जे कैल इनवर्स होगी लेकिन डायमेंशनलेस है। अगर डब्ल्यू और एच दोनों सेम यूनिट में मेजर होंगे तो जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना। लेट क्यू अमाउंट ऑफ हीट लग रही है एम मास को, हाँ, टेम्परेचर डेल टी से बढ़ाने में। हाँ, एम मास है, ये एम मास है, क्यू अमाउंट की एनर्जी मैं इसको दे रही हूँ इसको अभी के टेम्परेचर से 10 डिग्री बढ़ाने से, तो वही है क्यू एनर्जी, क्यू हीट दे रहे हैं हम लोग इस मास को डेल टी से बढ़ाने से, तो क्यू इक्वल टू एम सी डेल टी। अब बात आती है यार ये सी कहाँ से आ गया, मास तो जान गए, डेल टी भी जान गए, क्यू भी जान गए। क्यू क्या है, क्यू इज दिस स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जान लो इसका, ये जे जूल के जी इनवर्स केल्विन इनवर्स और कैल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक, ये इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट। अब एक मोल, जैसे ये एक मास को बढ़ाने से था, एक मोल को बढ़ाने से ये हो जाएगी इसकी स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट। हाँ, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी, मतलब मास को, छोटे से मास को बढ़ाने के लिए डेल मतलब क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, डेल टी मतलब क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है डेल टी टेम्परेचर से वेरी करने के लिए। हाँ, अब देखो मास ऑफ वाटर विच हैव सेम हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गिवन बॉडी, मान लो हम लोग को ये बॉडी हम लोग की इसी को गर्म करने के लिए इतना ही अमाउंट ऑफ वाटर लग रहा है, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम सी बाय सी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब देखो कैलोरी मीटर क्या होता है, मेजर करने के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। अब प्रिंसिपल क्या होता है कैलोरी मीटर का, जैसे हम लोग का ये सब्सटेंस है, हम लोग ने इसमें जितनी एनर्जी डाली है, मतलब जितना हीट लगाया है, ये उतना ही लेगा हीट, ये उतना ही लेगा जितना हम उसको देंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसको दे रहे हैं ये पीछे से पार करता जा रहा है और देगा भी किसको, नहीं, ये इसको हम लोग जितने हीट देंगे ये इतनी हीट लेगा। हाँ, और हीट हमेशा कहाँ से फ्लो करेगी, हायर से लोअर। अगर हमने इसको यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो ये हाई यहाँ हो जाएगा ना, तो लोअर यहाँ पे फ्लो करेगा। दिस इज व्हाट द कैलोरी मीटर सेज, मतलब प्रिंसिपल है कैलोरी मीटर का। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट इज द process of melting or vaporization, temperature remains constant, the amount of energy required to melt solid substance to vaporize, ठीक ना, मतलब अगर हम लोग कोई इस सॉलिड को अगर हम लोग को लिक्विड में चेंज करना है, मतलब ये लिक्विड को अगर जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो जो टेम्परेचर है वो बदलेगा नहीं, ठीक ना, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस बदलेगा नहीं। दिस इज व्हाट द सेम इज Q is equals to ml, amount of heat required is equals to mass of the substance into latent heat, L is the latent heat, क्वेश्चन में दिया रहेगा latent heat, और ये वेरी नहीं करता है, ठीक ना। और ये क्या हो गया, ये देखो रीड करो इसको, when a vapor condense or liquid solidified heat is released, और अगर हीट देखो अगर हम लोग ना ये पीला हुआ है मान लो, हम लोग उसको ना ठंडा इसको सॉलिडिफाई करना है तो हम लोग ये हीट रिलीज करेगा। जैसे हम लोग क्या बर्फ़ को हवा में डालेंगे, अगर मान लो यहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग उसको पानी में, गर्म पानी को हवा में डालते हैं तो वो क्या हीट रिलीज़ करता है, भाप निकलती है बाहर, दिस इज व्हाट हीट रिलीज होगी, और बाकी सब में हीट एब्जॉर्ब होगी। हाँ, दिस इज व्हाट द लेटेंट हीट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब दोनों सॉलिड फेस और लिक्विड फेस एक साथ होते हैं और उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट भी वही है, लिक्विड और वेपर स्टेट, द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पे आइस वाटर एंड वाटर वेपर कैन स्टे टुगेदर इज 273.16 केल्विन, दैट इज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, कंडक्शन, स्टडी स्टेट, मतलब स्टडी मतलब नियमित, मतलब रुका हुआ, ठीक है ना। टेम्परेचर एक पॉइंट से रिमेन अनचेंज रह गया, अगर मान लो कोई भी एक पॉइंट है वहाँ पे टेम्परेचर अनचेंज रह गया, यहाँ पे एक पॉइंट है टेम्परेचर अनचेंज रह गया तो वो स्टडी स्टेट है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई भी एक जगह है वहाँ पे टेम्परेचर सेम रह गया अगर एक टाइम में, तो भी वो स्टडी स्टेट है। हीट करंट क्या होती है यार, हीट करंट इज इक्वल्स टू क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्रॉस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टाइम डेल टी, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी। हीट करंट
I is equals to small I is equals to del Q by del T is equals to K. K is the kappa here and A is the cross sectional area. T1 minus T2 is the change in temperature and L is the length of substance. हाँ देख लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट है T1 माइनस T2। हीट करंट अपन ये देखो, अगर छोटे से अमाउंट की जगह अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है अगर छोटे से थिकनेस की निकालनी है तो ये हो जाएगा छोटा। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये शो करता है कि हीट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब बड़े वाले को सामने छोटे वाले को पीछे लिख दिए, ठीक है ना, मतलब बड़े वाले को पीछे छोटे वाले को सामने लिख दिए। अब ये देखो यूनिट ऑफ के इज डब्ल्यू इज वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। यार तुम कहाँ चले आ रहे हो यार, हमारे घर में तो जगह ही नहीं है। हाँ अब हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करके रहेंगे। अरे ठीक है, मैं चलो चलता हूँ, तुम लोग चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक, ये R इज इक्वल्स टू एल कापा ए, ये है फॉर्मूला। I इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन R, एनालॉगस टू ओम्स लॉ। मेरे को तो कहीं से नहीं लग रहा लेकिन याद कर लेना, एनालॉगस है ये ओम्स लॉ के। और रॉड्स इन सीरीज R1 प्लस R2 ऐसा कर लेंगे अपन। तो अगर ये ऐसा कुछ दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1। हम लोग ना सिर्फ इतना फॉर्मूला याद करनी है हम लोगों को, क्या इतना, वरना ये सब याद करेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, मतलब मैं कंफ्यूज ना हूँ। L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2। ठीक ठीक ठीक, रॉड्स इन पैरेलल, ऐसे रॉड्स है तो क्या करेंगे K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। जस्ट अपोजिट इसका, जस्ट अपोजिट हो गया ना इसका, यही कन्वेंशन। जब चीज़ को ही उठा के तुम बाहर पटक दो, मतलब जो गर्म है उसको, तो मतलब समझ जाओ तुम लोग, ठीक ना। मूवमेंट ऑफ हीटेड सब्सटेंसेज इज कॉल्ड कन्वेंशन। रेडिएशन बिना छुए, एब्जॉर्प्टिव पावर ए का डायमेंशनलेस होता है, इज अ डिफाइंड फ्रैक्शन। एंड इंसिडेंट रेडिएशन कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का ए इक्वल्स टू 1 होता है। एमिसिव पावर कितनी ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब एक एरिया से, एक यूनिट एरिया से कितनी ज़्यादा एमिसिव पावर निकली है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम इनवर्स स्क्वायर एमिटिविटी एस, एमिसिविटी is equals to E of body अपॉन E of black body। E क्या है, एमिसिव पावर, ओके, और ये स्मॉल ई से होता है। स्टीफन्स लॉ मैंने बोला था लास्ट में दिखाएंगे, मतलब समझ रहे हो, एकदम लास्ट चल रहा है, सोचो 12 मिनट में। ठीक है, स्टीफन्स लॉ इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू, ये मालूम हम लोग को नॉट परफेक्ट है तो फिर क्या E को हम लोग इंटू कर दें। E क्या है यहाँ पे, एमिसिविटी है E, ठीक, E एमिसिविटी है। और ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पावर, ये भी पावर है, ठीक है ना। सिग्मा ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, टी रेज टू द पावर 4। टेम्परेचर अगर मान लो टी नॉट है सराउंडिंग का, तो फिर क्या, टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। अगर ये परफेक्ट नहीं है तो ऐसा होगा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, अगर छोटा सा टेम्परेचर है न्यूटन्स को घुसना जरूरी है, इसलिए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग इज डी टी बाई डी टी। डिफ्रेंसिएशन है इज इक्वल्स टू माइनस के टी नॉट, यहाँ पे भी और के कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो देगा। और सोलर द सन द सोलर कांस्टेंट ना, सोलर कांस्टेंट यार ये आ सकता है यार, 1388 डब्ल्यू, 1388 है नंबर, याद कर लो क्या जाता है, डब्ल्यू मीटर इनवर्स, हाँ मीटर इनवर्स स्क्वायर। The sun is considered perfectly black body. Solar constant as is defined as intensity of solar radiation on surface of earth is equals to इतना radius of sun, इतना average distance of earth, इतना, and the value of S is the solar constant is 1388 W meter inverse square। अब देख लेते हैं लास्ट एकदम, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो जो लैम्डा एम है ना, लैम्डा एम इज द मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ठीक ना। लैम्डा इज द मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये चीज़ याद रखना, ये वाला ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है 1-2 बार एग्जाम में। तो फिर क्या, T3 T2 T1 है, T3 ज़्यादा है, T2 फिर कम है, फिर T1 सबसे कम है, ठीक, ये चीज़ याद रख लेनी है। एल लैम्डा एम नीचे है और टी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ पे लैम्डा जाहिर सी बात है कम आएगा, यहाँ पे लैम्डा थोड़ी और कम आएगा, यहाँ पे लैम्डा इन
T1 में सबसे ज़्यादा होगा लैम्डा, हाँ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और लैम्डा और टी की वैल्यू क्या होती है, 288 × 10⁻³ इसको बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट।